हेलो क्लास 11th। आज हम लोग नोमेडिक एम्पायर चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया है। और आज हम ज़्यादा फोकस चंगेज़ खान और उसके एम्पायर के ऊपर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें चंगेज़ खान के शासन के दौरान हुई थी। इन अर्ली डिकेड ऑफ द 13th century, the great empire of the Euro-Asian continent realized the danger posed to them by arrival of a new political power in the steppes of Central Asia. Genghis Khan had united the Mongol people. 13th सेंचुरी की शुरुआत में एक महान साम्राज्य जो कि यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में था, उसने रियलाइज़ किया कि बहुत ख़तरा जो है वो एक नए पॉलिटिकल पावर से आ रहा है जो कि स्टेपी सेंट्रल एशिया में है। वो ख़तरा क्या था? वो चंगेज़ खान का था, जिसने मंगोल लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था। Genghis Khan's political vision, however, went far beyond the creation of confederacy of Mongol tribe in the steppes of Central Asia. मंगोल खान की जो महत्वाकांक्षा थी वो इतनी तक ही सीमित नहीं थी कि वो सभी मंगोल ट्राइब को इकट्ठा कर ले, जो कि स्टेपीज़ एक ग्रासलैंड है सेंट्रल एशिया में, वहाँ रहते हैं, बल्कि वो तो आगे भी बहुत कुछ चाहता था। He had a mandate from God to rule the world. उसके पास तो बिल्कुल ही मैंडेट था, उसको परमिशन थी गॉड की कि वो पूरी दुनिया पर साम्राज्य करे। इवन दो हिज ओन लाइफ टाइम वॉज स्पेंट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द मंगोल ट्राइब, वैसे तो अपने जीवन का काफ़ी समय उसको मंगोल ट्राइब्स को एक सूत्र में बांधने में लग गया था। लीडिंग एंड डायरेक्टिंग कैंपेन इनटू एडजॉइनिंग एरिया इन नॉर्थ चाइना और ट्रांस Oxiana and Afghanistan, Eastern Iran and Russian steppes. His descendants traveled further afield to fulfill Genghis Khan's vision and create the largest empire in the world had ever seen. और उसके बाद उसने अपने सभी ट्राइब्स को इकट्ठा किया, मजबूत किया और उसको युद्ध के लिए आसपास के इलाके जैसे नॉर्थ चाइना है, ट्रांस ऑक्सियाना है, अफ़गानिस्तान है, ईस्टर्न ईरान है और रशियन एम्पायर है, इन सब पर आक्रमण करके उसको एक साम्राज्य में मिला लिया। और ताकि चंगेज़ खान की जो विज़न थी एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर अधिकार रखने की, वो उसे पूरा कर सके। और वो सच हो भी गया। दुनिया ने अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर देखा है, वो तो चंगेज़ खान का या मंगोल एम्पायर जिसको कहा जाता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। It was in the spirit of Genghis Khan's ideal that the grandson Monkey warned the French ruler Louis IX, in heaven there is only one eternal sky, one earth, there is only one Lord, Genghis Khan, the son of heaven. और चंगेज़ खान की जो स्पिरिट थी, जो सोच थी, उसको उसके ग्रैंडसन ने भी आगे बढ़ाया, जिनका नाम मोंगके था, और 1251 से लेकर 60 तक। और उसने यहाँ तक कि फ्रेंच रूलर लुई नाइन्थ को 1226 से 1270 तक इनका शासन था फ्रांस पे। और फ्रेंच रूलर को भी उसने वार्निंग दे दी थी कि स्वर्ग में ने बस एक आसमान बनाया है, एक धरती बनाई है और एक ही लॉर्ड बनाया है जिसका नाम चंगेज़ खां है, और वो क्या है? स्वर्ग का पुत्र है। When by the power of the eternal heaven the whole world from the rising of the sun to the setting shall be at one in joy and peace, then it will be made clear that what we are going to do. If when you have understood the decree of eternal heaven, you are unwilling to pay attention and believe it, saying, our country is far away, our mountains are mighty, our sea is vast, and in the confidence you bring an army against us, we know what we can do. He who made easy what was difficult and near what was far off, the eternal heaven knows.
और क्या और भी वार्निंग में बहुत सारी बातें उसने कही थी। वो क्या कही थी कि जब इटर्नल पावर ने हमें जो हेवन से आया है, पूरे वर्ल्ड को जहाँ सूरज निकलता है वहाँ से लेकर सूरज जहाँ अस्त होता है वहाँ तक सारी खुशियाँ, सारी शांति और जो भी कुछ है एक बिल्कुल ही क्लियर है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये तो इटर्नल हेवन से परमिशन मिला है, मतलब ये हुक्म मिला है ना, कि हमें ऐसे ही पूरी दुनिया को चलाना है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। आपको ये लगता है कि हमारा देश जो है वो हमसे बहुत दूर है, यानी हमारा देश यानी फ्रांस जो है वो चंगेज़ खान के साम्राज्य से बहुत दूर है और बीच में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा समुद्र है और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आपके पास आर्मी है, लेकिन आपको नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। और ये सब कुछ आसान इस वजह से हो गया है कि आपको लगता है कि आप बहुत दूर हो, लेकिन हमारे पास क्या है कि इटर्नल हेवन की परमिशन है और इटर्नल हेवन जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये था मंगोल शासक चंगेज़ खान के ग्रैंडसन मोंके जो है वो लुई 9 को ये सब बातें बता रहा है। दीज वर नॉट एम्प्टी थ्रेट, और ये जो एक तरह से धमकी जो थी वो बिल्कुल ऐसे खाली नहीं थी। एंड इन 1236 to 41 कैंपेन्स ऑफ बाटू, another grandson of Genghis Khan, devastated Russian land up to Moscow। और सिर्फ कहा नहीं गया था, बल्कि जो ग्रैंडसन था चंगेज़ खान का, जिसका नाम बाटू था, उसने क्या किया कि रशिया में घुस आया, मॉस्को तक पहुंच गया, पोलैंड पे कब्ज़ा कर लिया एंड हंगरी पे कब्ज़ा कर लिया, कैंप्ड आउटसाइड वियना, और वियना तक पहुंच गया और वहाँ पर उसने अपनी तंबू लगा ली थी, जो होता है टेंट, वो लगा लिया था। क्योंकि तब तो सेना जब लड़ाई पे जाती थी तो क्या होता था, वो तंबुओं में ही रहती थी, जो टेंट होता उसी में रहती थी। इन द 13th century it did seem that the eternal sky was on the side of मंगोल। और उनके इस तरह के हमले और उनकी जीत को देखकर बस ऐसा ही लगता था कि सचमुच ईश्वर जो है उनके साथ है। इटर्नल स्काई मतलब ईश्वर मंगोल के साथ है। Many parts of China, the Middle East, and Europe saw the Genghis Khan's conquest of the inhabited world in the wrath of God and beginning of the day of judgment। और कई जगहों पे तो चाइना में भी उसने कब्ज़ा कर लिया था, मिडिल ईस्ट पे कब्ज़ा कर लिया था, और यूरोप में देखा था कि चंगेज़ खान की जो जीत है वो ऐसे लग रहा था जैसे उनके ऊपर ये ईश्वर की नाराज़गी है, और उनको लग रहा था कि उनका डे ऑफ जजमेंट जो है यानी आखिरी समय करीब आ गया है। How did Mongol create an empire that dwarfed the achievement of other world conqueror Alexander? ऐसा क्या मंगोल शासक चंगेज़ खान ने किया था कि ऐसा लगता था कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो दुनिया की जीत थी उसको उसने छोटा कर दिया था। In the pre-industrial age of poor technological communication, what skills were deployed by the Mongols to administer and control such a vast dominion? उनके पास कोई अच्छा टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ही मंगोल्स के पास ऐसे कौन से गुण थे कि जिससे उसने इतने बड़े एरिया पर शासन चलाया और उसके ऊपर कंट्रोल रखा। For someone so self-confidently aware of his moral, divinely dispensed right to rule, how did Genghis Khan relate to the diverse social and religious group that comprise his dominion? अब क्या था, कुछ को ऐसा लगता है कि उसको पता था कि वो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट था, उसको लगता था कि ईश्वर उसके साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये पूछ सकते हैं सवाल कि आखिरकार चंगेज़ खान ने इतने बड़े एरिया में जब कब्ज़ा जमाया तो जहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, उसको कैसे उसने अपना एक डोमिनियन, एक साम्राज्य बना लिया। इन द मेकिंग ऑफ द
इम्पीरियम, व्हाट हैपन टू हिज दिस प्लुरैलिटी। और जब उसने ये साम्राज्य बनाया तो ये जो अलग अलग है ग्रुप, सामाजिक ग्रुप जो है अलग अलग, उसको कैसे इसने एकजुट में रखा होगा। We need to start our discussion, however, with a humbler set of questions to better comprehend the social and political background of Mongol and Genghis Khan। तो सबसे पहले तो हम सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे मंगोल और चंगेज़ खां कि आखिरकार उनके पास कैसे इतनी पावर आ गई थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल में रख रहे थे। हु वर मंगोल, मंगोल कौन है, वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हु डिड दे इंटरैक्ट विद, किसके साथ उनका इंटरेक्शन रहता था, हाउ डू वी नो अबाउट द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और उनके सोसाइटी और उनके पॉलिटिक्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज़ खां पर उस समय देखेंगे कि उसके साम्राज्य के दौरान सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें।